बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। आज का हमारा सेशन जो है ये लैंड रेवेन्यू लॉज के रिव्यू के ऊपर है। गुजारिश करता चलूं कि इससे पहले तहसीलदार पंजाब का हम बैच मुकम्मल कर चुके हैं। तमाम तर वीडियोस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मौजूद हैं। तो आज का लेक्चर असल में उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि रेवेन्यू लॉज हमें समझ नहीं आ रहे, या तो वो स्टार्ट करने से पहले ही खौफजदा हैं, या फिर वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं करेक्शन नहीं पैदा हो पा रहा चीजों में, चीजें असल फहम से थोड़ी दूर हैं। तो उन लोगों के लिए ये वाली परेशानी जो है इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक और गुजारिश भी है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज मजीद क्लियर भी हो जाएंगे। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है ये 17th एक्ट है 1967 का, जो पार्लियामेंट पास करती है। ठीक है, इसके अंदर 184 जो है वो सेक्शंस हैं, 15 चैप्टर्स हैं इसके और 1 स्केड्यूल है। यहां पे चैप्टर नंबर 1 है टाइटल, एरिया और डेफिनेशंस। टाइटल क्या है? द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट इसका टाइटल है इस एक्ट का। एरिया इसका पंजाब तक है। उस वक्त जो एजेंसीज थी यानी फाटा के एरियाज थे, अब वो केपीके का एरिया बन चुके हैं। उस वक्त कहा गया था कि वो एरियाज ट्राइबल एरियाज इससे एक्सक्लूडेड हैं, उन पर ये अप्लाई नहीं होता अगर पंजाब के साथ कोई ट्राइबल एरियाज अटैच हैं। डेफिनेशन इसमें क्या थी? डेफिनेशन इसमें होल्डिंग की डेफिनेशन, एरियर की डेफिनेशन, रिकवरी कैसे होगी, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं या फिर आप पढ़ेंगे। डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविंस, उस पंजाब प्रोविंस की बात हो रही है। पंजाब प्रोविंस यानी प्रोविंशियल लेवल पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट कर रहा है। उसके बाद उससे नीचे डिविजन्स होती हैं, वहां पे कमिश्नर साहब एक्ट कर रहे हैं। उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट पे कलेक्टर साहब एक्ट कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट से नीचे सब डिविजन्स यानी तहसील्स होती हैं, वहां पे असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। उनसे नीचे तहसीलदार भी जो है वो तहसील में होते हैं, फिर नायब तहसीलदार, फिर उसके बाद कानून वो होते हैं, और फिर पटवारी, और फिर विलेज ऑफिसर। ये सारी इस तरह से डिवीजन है। आपने डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट में एक तो किरदार पढ़ना है, यानी यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो अपॉइंटेड ऑफिसर है सबसे बड़ा वो कौन है, और फिर उसकी जिम्मेदारियां एरिया वाइज किस तरह से हैं, ये भी आप लैंड रेवेन्यू एक्ट में देखेंगे। उसके बाद है रेवेन्यू ऑफिसर की अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड क्लास। अपॉइंटमेंट तो जाहिर है इनकी जो है जो सिविल कोर्ट्स डिक्लेयर होती हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा जो रेवेन्यू अफसरान है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनको अपॉइंट करता है। ठीक है, पावर्स इनकी क्या क्या हैं? जो क्लास 1 के या इससे ऊपर के अफसरान हैं वो अपने पूरे एरिया में कहीं पे भी एक्ट कर सकते हैं। क्लास 1 के जो असिस्टेंट कलेक्टर है उससे नीचे वाले जो लोग हैं वो सिर्फ अपने एरिया लोकल लिमिट के अंदर एक्ट कर सकते हैं। क्लास क्या है? ये 6 क्लासेस हैं इनकी। उसी तरह से यानी प्रोविंशियल लेवल पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद कमिश्नर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर, और फिर उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 यानी असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ये इनकी क्लासेस हैं, 6 बनती है टोटल क्लासेस। अच्छा, उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। ये वो वाला प्रोसीजर है जब कोई केस पुट अप होता है, जब कोई केस लगता है, एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद समन जारी हुए, समन का पूरा प्रोसेस कि आप इन पर्सन समन उस बंदे को थमा रहे हैं या उसके किसी फैमिली मेंबर को दे रहे हैं, ये वाला सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। या फिर आप कहीं पे वो चस्पा कर रहे हैं, ढोल बजा के कर रहे हैं, पुराने दौर में ये भी था, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ऐलानात कर रहे हैं, या फिर आप किसी ईमेल जरिए से यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप इस तरह से, आजकल व्हाट्सएप है, इस तरह से अगर आपने या फोन कॉल पे आपने जो है समन वो सर्व किया है या करवाया है, तो वो वाला सारा प्रोसेस। और उसके बाद जब बंदे ने आना है, जिस बंदे को बुलाया गया है उसको सुनना है, उसकी मुखालिफ पार्टी को भी सुनना है जिसके बारे में उसने दावा किया है या एप्लीकेशन दी है, और उसके बाद फैसला होना है, और उस फैसले के बाद अपील या आगे वाले सारे प्रोसेस इसके बाद देखेंगे। आगे क्या है?
विलेज ऑफिसर कौन होते हैं? पटवारी साहब या फिर जो लंबरदार होते हैं हमारे गांव में, हेडमैन जिसको हम कहते हैं, या इनके अलावा अगर कोई साथ लोग अटैच कर दिए गए हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए या किसी भी और मामले के लिए, तो उनको हम विलेज ऑफिसर्स कहते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट का ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके अंदर रिकॉर्ड्स ऑफ राइट का सारा बताया गया है कि अगर आप कोई लैंड एक्वायर करते हैं तो आपने कितनी देर में अपने एरिया के जो पटवारी साहब हैं उनको जाके बताना है कि ये लैंड मैंने एक्वायर की है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद पटवारी साहब वो रिकॉर्ड ऑफ राइट दर्ज करने के बाद तहसील ऑफिस में भी जमा करवाएंगे, यूनियन काउंसिल में भी जमा करवाएंगे। और इसके साथ साथ अगर ये रिकॉर्ड जो है किसी माइनर बच्चे के रेलेवेंट है, यानी नाबालिग बच्चे की जमीन का रिकॉर्ड है, तो वो बच्चा नहीं जाएगा पटवारी साहब के पास, वहां पे उस बच्चे का कोई गार्डियन जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है ये 40 सेक्शन से अबव की चीजें हैं। यहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है उनका भी इसी तरह साथ में बताया गया कि आपने उनको भी जाके जमा करवाना है प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अंदर। जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, फॉर्म्स वगैरह बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जाके जमा करवाना है। चैप्टर नंबर 7 है लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर असेसमेंट का। जब किसी भी एरिया में जमीन के ऊपर लैंड रेवेन्यू जो नाफिज होना है, हमने कलेक्ट करना है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो नोटिफिकेशन में जो रेट्स तय हुए उनके अकॉर्डिंग जब असेसमेंट होनी है, तो असेसमेंट का क्या तरीकाकार है? जो रेवेन्यू अफसरान होते हैं ना, पहली बात ये है कि 25 साल बाद असेसमेंट होती है और कम से कम इसका जो टेन्योर है वो 10 साल होता है। ये एमसीक्यूज भी है। तो असेसमेंट का तरीकाकार ये है, जनरल असेसमेंट की बात कर रहा हूं, स्पेशल असेसमेंट का जो है ना टेन्योर कम या ज्यादा हो सकता है। जो जनरल असेसमेंट है उसके लिए जो रेवेन्यू अफसरान है उन्होंने एक प्रपोजल बना के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजना है कि जी इस एरिया में इतनी इतनी जो है फसलें होती हैं, इनका इस तरह से जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेट लगाकर इतनी असेसमेंट बनती है, इतना इनका तखमीना बनता है लैंड रेवेन्यू टैक्स का। लैंड रेवेन्यू जो हम ये लैंड का टैक्स बनता है, फसलों के ऊपर जो टैक्स लगा होता है, उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पास करता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब पास करता है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये बाकायदा तौर पर सेक्शंस में लिखी हुई है। ठीक है, आपने इनको पढ़ना है। ये मैं फहम के लिए बोल रहा हूं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ताकि आपके जहन में एक स्केच बन जाए कि आखिर इस एक्ट के अंदर है क्या, ये किस चीज के मुतल्लिका एक्ट है, इनमें बातें क्या हुई हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत कमाल की चीजें हैं। एक एक नुक्ता आपको आपका दिमाग खोल के रख देगा। आपकी फहमो फरासत जो है वो उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होगा कि ये छोटी छोटी चीजें कानून में कितनी कमाल तरीके से जो है वो दर्ज की हुई होती हैं। तो वो जो असेसमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पास करनी है, उसके बाद लैंड रेवेन्यू जो है वो इंपोज किया जाता है। ठीक है। साथ ही जनरल और स्पेशल, ये भी जनरल असेसमेंट में बता चुका हूं कि 25 साल तक होती है नॉर्मली। अब 25 साल में अगर कोई जमीन बाद में मुतारफ हुई है, इरिगेटेड और अनइरिगेटेड में उसकी कैटेगरी चेंज हुई है, इरिगेटेड अनइरिगेटेड आप बहुत तसल्ली से समझ जाएंगे। मसनूई तरीका काश्त से जो जमीन जो है वो ज़ेरे काश्त है उसको हम इरिगेटेड कहते हैं, जो बारानी है बारिशों से उसको हम अनइरिगेटेड कहते हैं। इरिगेटेड और अनइरिगेटेड का 50% का लैंड रेवेन्यू का फर्क होता है, यानी अनइरिगेटेड जो है वो 1 एकड़, इरिगेटेड ½ एकड़ के बराबर होती है। ठीक है। तो स्पेशल असेसमेंट क्या है? कहीं पे फ्लड आ गया है, फ्लड आने से उसका उस एरिया का कोई स्पेशल लैंड रेवेन्यू जो है वो वहां पे लगाया जाएगा, कोई रिलैक्सेशन की जाएगी, कोई एडजस्टमेंट की जाएगी, कुछ भी किया जाएगा तो ये स्पेशल असेसमेंट में आएगा। या फिर फ्लड आया था, जमीन बर्बाद हो गई थी या बंजर जमीन थी, अब वो काबिल काश्त हो रही है, तो उसकी स्पेशल असेसमेंट होगी। और ये स्पेशल असेसमेंट होगी इर्द गिर्द की जमीनों को देखकर, इर्द गिर्द की जमीनों के ऊपर जो रेट लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर लैंड रेवेन्यू लगाया जाएगा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। बात तो असल अब आगाज होने लगा है असल बात का, कि हमने ये सारी चीजें जो पढ़ी हैं कि डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, फिर पावर्स, फिर प्रोसीजर, फिर उसके बाद विलेज ऑफिसर, ये भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए होते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट, उसके बाद असेसमेंट। असेसमेंट क्यों की है? टैक्स इकट्ठा करने के लिए। अब हम टैक्स इकट्ठा करने की बात करते हैं। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, एक तो ये जो लैंड रेवेन्यू होता है ना, गवर्नमेंट ने इसको
सिक्योर कर दिया है, यानी कि जहां पे फसल होगी उस फसल के ऊपर पहला चार्ज जो है वो लैंड रेवेन्यू का है, पहला हक जो है वो लैंड रेवेन्यू का है। वो फसल वहां से जब बिकेगी तो उसके पैसों में से फौरी तौर पे लैंड रेवेन्यू जमा करवाया जाता है। अच्छा, यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब टेनेंसी एक्ट में जाएंगे तो वहां पे बताया जाएगा कि सबसे पहला जो हक होता है वो रेंट का होता है। तो भाईजान रेंट जो ठेका दिया जाता है उसमें से भी वो सबसे पहले लैंड रेवेन्यू ही जमा करवाया जाता है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बात वहां पे मैं दोबारा करूंगा। एक बंदा लैंड रेवेन्यू नहीं देता तो हमने फिर रिकवरी का सिस्टम लगाना है। रिकवरी का हमारा सिस्टम जो है ना बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, हम जान नहीं छोड़ते। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले, लैंड रेवेन्यू वाले या फिर ये रेवेन्यू वाले जान नहीं छोड़ते। आपको इनके मूड्स देखकर हैरानी होगी कि हल्के से किसी भी किस्म की कोई अमाउंट जो है वो अड़ जाती है तो इनके पास बड़े जरिए हैं। आठ तो इनके पास मोड्स हैं, कैसे ये रिकवर करते हैं। यहां पे एक डिफॉल्टर भी होता है। लैंड रेवेन्यू की जो ड्यू डेट थी वो गुजर गई, नोटिस भेजा भाई आप इसको जमा करवाएं, गुजर गई, नहीं जमा करवाया, फिर उसको डिफॉल्टर करार दिया जाता है। डिफॉल्टर के ऊपर हम कुछ मोड्स लगाते हैं रिकवरी के। एक मोड तो है जी हम उसको नोटिस ऑफ डिमांड भेजते हैं, भाई ये पैसे जमा करवाएं, नहीं करवाए हम उस बंदे को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट अगर तो क्लास 1 का ऑफिसर है, असिस्टेंट कलेक्टर, वो करता है तो वो कोई 10 दिन अपने पास रख सकता है। अगर इससे नीचे कोई ऑफिसर करता है उसको फौरी तौर पे कलेक्टर साहब के पास लेके जाना पड़ता है। अब 10 दिन अगर क्लास 1 वाले ने बंदे को अरेस्ट करके अपने सरकारी जगह पे कहीं पर रखा है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब लेटर लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट जेल, जो हमारी सिविल जेल होती है, दूसरे जो क्रिमिनल प्रोसीजर के बाद बंदा जेल जाता है वो वाली डिस्ट्रिक्ट जेल, उनके सुपरटेंडेंट साहब को लेटर लिखेंगे कि ये बंदा एरियर नहीं दे रहा, ये डिफॉल्टर है, इसको 30 दिन के लिए जेल भेज दें। जेल में बंदा 30 दिन रह के आ गया, उसने अगर लैंड रेवेन्यू फिर भी नहीं दिया तो क्या होगा। अब हम उसकी वहां से जो मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी फसलें हैं, हम उनको उठा के अटैच करेंगे, हम उनको बेचेंगे, लैंड रेवेन्यू वहां से रिकवर करेंगे। अगर उसकी फसल पूरी नहीं हो रही, फसल थोड़ी है, लैंड रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा, हम उसकी जमीन किसी साथ वाले ऐसे बंदे को ट्रांसफर कर देंगे जो अपना टैक्स प्रॉपरली पे कर रहा है। वो वाला बंदा डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और वो 15 साल तक के लिए जो है वो अटैच हो सकती है। 15 साल तक अगर जो वो नहीं होता तो फिर दोबारा से अटैचमेंट हो जाएगी। अगर इस तरह से मामला नहीं ठीक होता तो फिर हमने उस जमीन को जो है वो अटैच करना है। पहले हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर एक किसान की या फिर एक लैंड ओनर की जमीन जो है दूसरे को जा रही है रिकवरी को प्रोसेस के लिए। रिकवरी करनी है भाई, आप इसको काश्त करें, आप हमें जो है वो लैंड रेवेन्यू दें, और जब लैंड रेवेन्यू पूरा हो जाएगा जो रकम बचेगी वो उस लैंड ओनर को मिल जाएगी, जो हमारा लैंड रेवेन्यू होगा वो हम ले लेंगे, जो आपका हिस्सा बचेगा वो आपको मिल जाएगा। अगर इस तरह से भी बात नहीं बनती तो फिर सरकार उस जमीन को काश्त करती है अपनी निगरानी में। सरकार कैसे काश्त करती है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैं वो खुद या किसी नुमाइंदे के थ्रू, ये कोई सरकारी नुमाइंदा हो सकता है, पटवारी साहब को भी कह सकते हैं, किसी और को भी कह सकते हैं, उसको काश्त किया जाता है, उससे जो फसल आती है उसको बेचा जाता है और लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाता है। अगर इस तरह से भी बात नहीं बनती तो फिर सरकार जो है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उस जमीन की असेसमेंट को अनल कर देता है। अनल मीन ये जो एक परमिशन लगी थी, ये असेसमेंट लगी थी, तखमीना लगा था कि यहाँ पे इतनी इतनी फसलें होती, इतना हमने लैंड रेवेन्यू लेना है, और ये बंदा एंटाइटल है इस चीज को इस जमीन को काश्त करने के लिए। जब अनालमेंट हो जाएगी तो वो बंदा एंटाइटल नहीं रहेगा, वो जमीन तो फिर डिफॉल्टर की होगी ना, वो फिर सरकार अपने कब्जे में लेके उसको फिर ज़ेरे काश्त लाती है। यहां पे जब हम सरकार उसको अटैच करती है, अटैच करने में इसका जो टेन्योर है वो 5 साल होता है, ठीक है। 5 साल के बाद यहाँ पे उसको अनल करने के बाद अटैच किया गया, अटैच करने के बाद उस पर जो फसल हुई है उस फसल से जो है जो जो अखराजात थे लैंड रेवेन्यू को वो काट के बाकी वाली अमाउंट जो है वो किसको दे दी जाएगी, लैंड ओनर को। भाई जान ये आपके पैसे कुछ बचे हैं, बाकी हमने लैंड रेवेन्यू काट लिया, ये आप ले लें। अगर इससे भी काम नहीं बन रहा तो फिर क्या होगा,
क्योंकि ये टन्योर है ना, ये एक टन्योर है। ट्रांसफर के लिए 15 साल, अटैचमेंट के लिए जो सरकारी अफसरान अपने जेरे काश्त जमीन लेके आते हैं वो 5 साल है। अगर अनलमेंट करके अपने जेरे काश्त लेके आते हैं तो वो 10 साल है। ठीक है, इन फिगर्स को आपने वहां पे वेरीफाई भी कर लेना है। बाज़ औक़ात बाई एरर जो है ना वो टंग स्लिप के लिए आप परेशान ना हो जाया करें। अगर कोई चीज मिस्टेकनली बोल हो जाती तो आप वेरीफाई जरूर किया करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 10 साल है अनलमेंट के बाद, अगर फिर भी रिकवर नहीं होते तो फिर भाईजान हम क्या करेंगे, हम उसकी जमीन सेल करेंगे। सेल का पूरा प्रोसेस जो है इस चैप्टर के अंदर, कलेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सेल के लिए हम एक जो है नोटिफिकेशन लगाते हैं। ठीक है, इश्तिहार लगाते हैं, उसको हम प्रोक्लेमेशन कहते हैं। जमीन के इर्द गिर्द या वो बंदा जहां पे रहता है उसकी रिहाइश के करीब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस, तहसील कलेक्टर के ऑफिस, ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर के, तो वहां पे ये यूनियन काउंसिल के दफ्तर में भी चस्पा होती है कि भाई ये जमीन बिकने लगी है, इसकी नीलामी होने लगी है, इसका ऑक्शन होने लगा है। लोग दिए गए जो तारीख और जगह है वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां पे लगती है बोली। सेल का पूरा प्रोसेस यहां पे लिखा हुआ है। बोली लगने में आपने 25% फौरन पे करना है और बाकी जो टाइम दिया गया है 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन में आपने 75% पे कर देना है। अगर 30 दिन में असल बंदा पैसे पे कर देता है तो ये वाली ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगी और वो 25% उसको वापस कर दिया जाएगा जिसने बोली में सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे। और अगर वो बंदा भाग जाता है तो ये उसका 25% मर जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं वो बयाना मर जाता है अगर बंदा टाइम पे पैसे नहीं देता। तो ये सेल का सारा प्रोसेस ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर दिया गया। उसके बाद अदर डिमांड्स की जो रिकवरी है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है, कंट्रीब्यूशन होती है कि कोई खाला ठीक करवाना है, कोई पुल बनाना है और उसका एक से ज्यादा लैंड ओनर्स की जमीनों को फायदा हो रहा है, तो वहां पे ना कंट्रीब्यूशन होता है कि जी इतने इतने पैसे ये जमीनों वाले देंगे और अगर ये ना दिए तो इनके लिए भी हम वही लैंड एरियर को जिस तरह रिकवर करते हैं वही तरीका अपनाएंगे। और उसमें जो प्रॉपर्टी सेल के बाद एक ऑप्शन बच गया, प्रॉपर्टी सेल में अगर फिर भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, 15 लाख या 20 लाख या 30 लाख उसका एरियर जमा हो गया और जमीन उतने की नहीं थी, और फिर उसकी अगर कोई और जमीन है, कोई और प्रॉपर्टी है, तो भाईजान हम उसको भी सेल करेंगे। ठीक है, यहां पे कुछ डिफरेंस भी है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, फसलें होती हैं, कैटल्स होते हैं, इनके लिए थोड़ा टाइम कम होता है, लेकिन ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड वगैरह है, इसके लिए नोटिस का या फिर पैसे जमा करवाने का या इसकी बोली के कंफर्म होने का टाइम ज्यादा होता है। उसके बाद है सर्वेज एंड बाउंड्रीज। सर्वेज एंड बाउंड्रीज के चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपने भाईजान पढ़ना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफाई करता है कि फला एरिया को सर्वे किया जाए, या फिर कोई जमीन का मामला बन गया, कोई मसला बन गया, कोई झगड़ा बन गया, तो वो बंदा एप्लीकेशन देता है कि यहाँ पे सर्वे किया जाए, मेरी जमीन जो थी वो ज्यादा है लेकिन साथ वालों ने जो है वो अपने बनना किसको कहते हैं, हदबंदी या बुर्जियां जो है वो वहां से उखाड़ दी हैं और मेरे हिस्से में जमीन थोड़ी आ रही है, तो उसके ऊपर फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अप्रूवल लेके सर्वे होता है, कमिश्नर साहब उसको अप्रूव करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो होते हैं वो खुद या अपने बिहाफ पे किसी से सर्वे करवाते हैं। उसके अंदर लेबर वगैरह जो आती है, फ्लैगमैन जो होते हैं या चेनमैन जो होते हैं वो कहां से आते हैं, वो वाला उसकी मजदूरी कहां से आनी है, ये वाली सारी चीजें भी यहाँ पे होनी है। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दरियाई जमीनों का सर्वे कैसे होगा, उसके ऊपर भी काफी सारी बात हुई है। चैप्टर नंबर 11 है जी पार्टीशन। पार्टीशन अगर तो दूसरी है इनहेरिटेंस से आने वाली जमीन की है तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर दूसरी जमीन है जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था या कहीं से कोई नई अलॉटमेंट है, उसको दूसरी जमीन से सेपरेट करवाना है, या भाइयों का आपस में जो है वो नहीं बन रही, उन्होंने जाके एप्लीकेशन दी है। पहले यहां पे ये होता था कि पार्टीशन को डिनाई भी किया जा सकता था, अब वो वाला सेक्शन वैसे हज़फ हो गया है। अब जो बंदा पार्टीशन के लिए कहेगा रेवेन्यू अफसरान उसकी पार्टीशन डिसाइड करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर तो एंटाइटलमेंट का क्वेश्चन आ जाता है कि मलकियत, तो फिर पहले प्रोसेस ये था कि वो मलकियत की बात जो थी वो कोर्ट, सिविल कोर्ट उसको डिक्लेयर करती थी, उसको टाइम दिया जाता था। अब ये मामला सादा कर दिया गया है
कि लैंड रेवेन्यू के जो अफसरान हैं, रेवेन्यू अफसरान जो हैं, वही जो है टाइटल के क्वेश्चन को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्बिट्रेशन है। अगर कोई मसला बन गया है, जमीन को लेने देने में मसला बन गया है, कोई टेनेंसी का मसला बन गया है, कुछ भी मसला बन गया है, तो सालसी आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होती है? हम कहते हैं कि मामला दोनों फ्रीगैन का आपस में तय नहीं हो रहा और जो रेवेन्यू अफसर है उसके ऊपर उनको एतमाद नहीं है, वो कहते हैं कि वो एक कह रहा है मेरे खिलाफ है, दूसरा कह रहा है मेरे खिलाफ है, तो हम कहते हैं फिर आप ऐसे करते हैं, आप अपने सालिस ले आए, ये वाला बंदा अपने सालिस ले आए, एक सालिस मेरी तरफ से हो जाएगा। रेवेन्यू अफसर कहता है एक सालिस मेरी तरफ से होता है, मैं आपके फैसले में बैठता ही नहीं, जो ये सालिस करेंगे मैं उसके ऊपर फैसला दे दूंगा। उसका पूरा प्रोसेस है कि बराबर तादाद में आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, मैक्सिमम दो होंगे दोनों तरफ से, और मिनिमम एक होगा, और अगर एक हुआ और तो फिर तीसरा जो आर्बिट्रेटर है वो रेवेन्यू अफसर की तरफ से होता है, और अगर दो हुए तो फिर पांचवा जो है वो रेवेन्यू अफसर की तरफ से होता है। इसकी नॉमिनेशन का पूरा प्रोसेस है, और फिर इन लोगों ने जो फैसला देना है उसका भी पूरा प्रोसेस है। उसको रेवेन्यू अफसर रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको अप्रूव भी कर सकता है, और उसके ऊपर फिर उसने फैसला लिखना है। ठीक है, और याद रखिए इस फैसले, ये जो आर्बिट्रेटर का फैसला होता है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है, इसके खिलाफ भी अपील हो सकती है। ठीक है, आगे है अपील रिव्यू एंड रिवीजन। अपील रिव्यू एंड रिवीजन वाला मामला लैंड एक्विजिशन में भी आएगा और टेनेंसी एक्ट में भी आएगा। इसका पूरे का पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसके अंदर लिमिटेशन एक्ट जो है वो भी उसी तरह अप्लाई होता है डेज का, और बाकी इसका जो पूरा प्रोसेस है अपील रिव्यू एंड रिवीजन का मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। अपील होती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, एनी पर्सन। मेरे खिलाफ फैसला आया, मैंने अपील कर दी। लेकिन रिव्यू एंड रिवीजन ये इससे थोड़ा डिफरेंट है, इनमें किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं भी होती। एप्लीकेशन के ऊपर भी रिव्यू हो सकता है। मेरे खिलाफ फैसला आया, मैंने सेम अफसर से कहा कि जनाब ये वाला डॉक्यूमेंट मिस हो गया था, ये मैं अब जमा करवा रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग फैसला मेरे हक में बनता है। तो वो वाले अफसर जो हैं वो 90 डेज के अंदर उसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन के भी ऊपर भी हो सकता है, ऑन हिज ओन मोशन भी रिव्यू हो सकता है। रिव्यू सेम अफसर करेगा, अब अथॉरिटी नहीं करेगी, सेम अफसर ही कर सकता है। रिवीजन क्या है? रिवीजन जो है वो हमेशा हायर अथॉरिटी करती है, अपील भी हमेशा हायर अथॉरिटी को होती है। रिव्यू जो है वो सेम ऑफिसर कर सकते हैं, जिसने फैसला दिया है वही अफसर रिव्यू कर सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट बाद में रिवील हुआ है, कोई फैक्ट बाद में जाहिर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर फैसला चेंज होता है तो वो कर सकता है। उसके बाद कुछ सप्लीमेंटल प्रोविजंस हैं। सप्लीमेंटल प्रोविजंस क्या हैं कि सिविल कोर्ट के इख्तियारात रेवेन्यू अफसरान को मिलते हैं, और जो सिविल कोर्ट के इख्तियारात मिलते हैं कॉलोनीज एक्ट के तहत मिले, कहीं स्पेशल असेसमेंट के लिए मिले, कहीं पे कोई और जमीनों का मामला है उसके लिए मिले, सर्वेज के अंदर कोई मसाइल बन जाए, एंटाइटलमेंट के कोई मसाइल बन जाए, जिस मसले के लिए मर्जी मिले वो मुकम्मल तौर पे जो ऑर्डिनेंस है सिविल कोर्ट का उसके मुताबिक पूरे के पूरे इख्तियारात उनको दिए जाते हैं। 172 सेक्शन है इसका, उसके तहत दिए जाते हैं, और फिर इनके फैसलों की वही हैसियत होती है जो सिविल कोर्ट की होती है। ठीक है, और इनके फैसलों के खिलाफ भी अपीलें होती हैं, लेकिन इनकी अपीलें रेवेन्यू के जो सिविल कोर्ट के अफसरान हैं, ठीक है, एक बंदे को तो सिविल कोर्ट नहीं ना बना दिया जाता, उसके ऊपर भी तो अफसरान को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हैं, तो इनकी अपीलें उनके सामने लाई करेंगी। मिसलेनियस है, इसके अंदर फाइनलिटी बताया गया है कि जहां पे फाइनल का वर्ड आ जाएगा उसका मतलब वहां पे अपील आगे नहीं हो सकती। ठीक है, रूल मेकिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है कौन सी, और फिर कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर करेगा तो पंजाब गवर्नमेंट से वो परमिशन लेगा, गवर्नमेंट करेगी तो वो गजट में शाये करेगी कि ये वाली रूल मेकिंग हो रही है। जो लोग अफेक्ट कर रहे हैं, जो अफेक्ट हो रहे हैं, वो लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर उनको कोई नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ ये है कि एनक्रोचमेंट भी ये मिसलेनियस के अंदर आ जाती है कि अगर किसी ने एनक्रोचमेंट या कब्जा किया हुआ है इलीगल, तो उसको छुड़वाने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है, और अगर वो नहीं छोड़ता तो उसको क्या क्या फाइन या क्या सजा हो सकती है। तो यहां तक था लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967।
अब हमारा लैंड एक्विजिशन स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट एक्ट है 1894 का। ये 55 सेक्शंस हैं इसके अंदर, 8 इसके पार्ट्स हैं। यहाँ पे चैप्टर थे, यहाँ पे पार्ट लिखा है। इसके अंदर कोई स्केड्यूल नहीं है। स्केड्यूल असल में होता है कि एंड पे बताया जाता है कि ये वाले एक्ट इससे मुतासर हुए हैं। तो इसमें जो है कोई स्केड्यूल नहीं है। इसके अंदर एक स्केड्यूल है, उसको आप पढ़ सकते हैं बाद में। और उसमें कोई सेविंग और रिपील भी बताए गए हैं कि कौन कौन सी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, रिपील हो गई हैं, और कौन कौन सी चीजें बच गई हैं इस एक्ट के आने के बाद भी। ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन बहुत ही सादा है। टेनेंसी एक्ट भी तकरीबन सादा ही है, उसमें भी एक दो सेक्शन थोड़े से जो है वो डिटेल्ड हैं, कॉम्प्लिकेटेड तो खैर वो भी नहीं है। यही था जी सबसे बड़ी चीज। इसके बाद ये वाली चीजें इंशाल्लाह आसान लगेंगी आपको। ये 2 फरवरी 1894 को पास होता है और 1 मार्च 1894 को जो है वो नाफिजुल अमल हो जाता है। ठीक है, इसका टाइटल क्या है? द लैंड एक्विजिशन एक्ट। और इसका एरिया पूरा पाकिस्तान है। इसमें भी डेफिनेशन उस तरह की जिस तरह की इसमें डेफिनेशन थी। होल्डिंग क्या होती है, कलेक्टर क्या होता है, कमिश्नर क्या होता है, ठीक है, वही वाली सारी डेफिनेशन है। और इसमें आपको एक मैं सादे सी बात बता देता हूं कि लैंड एक्विजिशन का मतलब क्या है। सरकार जब कोई काम करने लगती है, उसको स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, या कुछ और बनाना है, रोड बनानी है, मोटरवे, वो जमीन एक्वायर करती है। या फिर किसी कंपनी को कहीं पे जमीन चाहिए होती तो वो डायरेक्ट बंदे से नहीं खरीदती, वो सरकार को कहती है कि मुझे ये जमीन खरीद कर दें। सरकार कैसे खरीद के देती है? कमिश्नर साहब को अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नाम यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आएगा, लेकिन कमिश्नर साहब जो है वो अलाउ करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो फिर अगला प्रोसेस करके जमीन लेकर उसका कब्जा लेकर देते हैं कंपनी को या फिर सरकारी डिपार्टमेंट को। ठीक है, सरकारी काम के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, या फिर किसी कंपनी के इंटरेस्ट के लिए जब कोई जमीन ली जाती है तो उसको हम डील करते हैं इस एक्ट के अंदर। उसका पूरा प्रोसेस लैंड एक्विजिशन में आ रहा है। यहां पे जब एक्विजिशन की बात आती है तो इसका प्रोसेस ये है कि सरकारी तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट का या डिपार्टमेंट का जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है गजट के अंदर, सरकारी गजट के अंदर, कि ये वाली जमीन हम एक्वायर करने जा रहे हैं इस पर्पज के लिए। उसके ऊपर उसका रकबा भी लिखा हो गया होगा, उसका जनाब पूरा एड्रेस होगा, उसके बाद डेट्स होंगी, और ये सारी चीजें वहां पे बता दी जाती हैं। ठीक है, 1 साल का टाइम होता है वैसे उसके लिए, अगर कोई इमरजेंसी ना हो। कुछ इमरजेंसी भी हो सकती है लैंड एक्विजिशन के लिए, कहीं पे रेलवे ट्रैक मुतासर हो गई है, या फिर कोई स्टेशन जो है रेलवे का वो पानी के अंदर आ गया, तो वहां पे उसको जो है ट्रांसफर करने के लिए या लोगों के आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो उसके लिए ये वाला जो 1 साल का पीरियड मैं बता रहा हूँ ये कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है? नोटिफिकेशन आने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके पास ये फाइल पहुंचती है। वो लोगों को बुलाते हैं कि जी अगर आपको एतराज है, जिन लोगों की जमीन उसमें आ रही है जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, तो अगर कोई एतराज है तो बताएं। इसमें एतराज क्या क्या हो सकते हैं? वो एक कहेगा कि ये बेचने आ गया जमीन, इसके तो नाम ही नहीं है, तो ये एंटाइटलमेंट के मसले भी होंगे। या फिर वो कहेगा कि मेरी जमीन का कम रेट लग रहा है, इसकी जमीन का ज्यादा लग रहा है, ये वाले भी मसाइल होंगे। इनको हम कहां पे डील करते हैं मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन ये पूरा प्रोसेस ऑब्जेक्शन के बाद डिक्लेरेशन शाये होगी। डिक्लेरेशन क्या है कि जी सारे एतराजात सुनने के बाद इस जमीन को हम एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, पहले नोटिफिकेशन था करने जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं जी बिल्कुल सबके एतराजात क्लियर हैं और अभी पेमेंट तक बात नहीं पहुंची, वैसे एतराजात की बात हो रही है। उसके बाद नोटिस दिया जाता है, नोटिस दे के बुलाते हैं फिर किसको? इन सारे लोगों को, भाई पैसे किस तरह, मतलब रेट क्या जो है तय होगा इसके ऊपर। उसके बाद इंक्वायरी के बाद अवार्ड फाइनल होता है। अवार्ड कहते हैं वो वाला रेट जो कलेक्टर साहब फाइनल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट हो जाती है, खा वो सरकारी खजाने से देनी हो, खा वो किसी प्राइवेट कंपनी ने देनी हो, लेकिन कलेक्टर साहब के थ्रू ही वो पेमेंट होगी। अब मैं बात कर रहा था अगर एतराजात खत्म ही नहीं हो रहे, एंटाइटलमेंट का मसला नहीं खत्म हो रहा, रेट का मसला नहीं खत्म हो रहा, तो फिर क्या होगा? फिर जनाब रेफरेंस टू कोर्ट, वो वाला मामला कोर्ट में चला जाएगा। बंदा कहेगा कि मलकियत भी कोर्ट ही डिसाइड करे, मेरा केस उधर भेज दें। कलेक्टर साहब खुद भेजेंगे, रेफर करेंगे, और वो क्या करेंगे कि ये वाला वार्ड मैंने बनाया था, अगर बना दिया, ये वाले इनके एतराजात हैं, मेरी तरफ से जो कार्रवाई हुई है या मैंने जो समन भेजे हैं, जो जो हियरिंग हुई है उसका रिकॉर्ड ये है, ये वाली सारी चीजें उठा के वो
सिविल कोर्ट को भेज देते हैं। सिविल कोर्ट क्या करती है, रेफरेंस टू कोर्ट में क्या है, वो सारी चीजों को देखती है। बंदा कहता है जी मेरा नुकसान हो गया, इन्होंने जब वहां पे सर्वे किया तो मेरी फसल खराब हो गई, वहां पे मकान तमीर करने लगे थे, दूसरा मकान अफेक्ट हो गया, इन सारी चीजों की कंपनसेशन मिलती है। और कंपनसेशन अगर कलेक्टर साहब से लोग राजी हो जाएं कि इतनी कंपनसेशन ठीक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज जनाब वाला फिर कोर्ट तय करती है कि कंपनसेशन किस तरह से होगी। कंपनसेशन के लिए यह है कि दरख्तों की कंपनसेशन होगी, फसल अगर खड़ी है उसकी कंपनसेशन होगी, और अगर उस तारीख से पहले वहां पे कुछ तमीर था तो उसकी भी कंपनसेशन होगी। लेकिन अगर सरकार के अलावा कोई नुकसान कर गया तो उसकी कंपनसेशन नहीं होगी। आपने तारीख, ये जो नोटिफिकेशन की तारीख, इसके बाद कोई वहां पे मकान बना दिया तो कंपनसेशन नहीं होनी। इस तरह के मामलात, ठीक है। या फिर एक बंदा कहता है कि इस जमीन का रेट आपने 2 लाख रुपया पर एकड़ लगाया है बिलफर्ज, और अब यहाँ पे मोटरवे बनने लगी तो साथ वाली जमीनें तो 5 लाख पे पहुंच गई हैं, तो मुझे 5 लाख दें, तो उसको भी इस तरह से नहीं मिलेगा, उस तारीख पे जो रेट था वही मिलता है। तो ये वाली सारी जो कंपनसेशन है या ये वाले जो रेट्स तय होते हैं या अपोर्शनमेंट है, हिस्सेदारी, एक जमीन के एक से ज्यादा हिस्सेदार है, उनके दरमियान में हिस्सा कैसे तय होगा, तो ये सारी चीजें कोर्ट में जाके बनती हैं। कोर्ट भी फिर एक अवार्ड बनाती है, कोर्ट भी अवार्ड बनाती है, जिस तरह कलेक्टर साहब अवार्ड बना रहे हैं, तो फिर उस अवार्ड के तहत जो है वो पेमेंट कर दी जाती है। आगे प्रोसेस है पेमेंट का। अगर तो सारा मामला जो है वो बड़ी खुशी से तय हो गया तो डायरेक्ट उनको पेमेंट हो जाएगी और लैंड पोजेस कर ली जाएगी, ठीक है, लैंड जमीन का कब्जा ले लिया जाएगा। और अगर कोई मामला है वो उनका कोर्ट में चल रहा है कि जी हिस्सेदारी में मसला है, टाइटल का मसला है, मलकियत का मसला है, या रेट ठीक नहीं लगा, या कंपनसेशन आप हमें पूरी नहीं दे रहे, तो उनका अगर कोर्ट में चल रहा है तो जो कोर्ट तय करती है अगर वो लेने से इनकारी है तो ये कोर्ट में ही जमा करवा दिया जाता है। और अगर कोई बंदा कहता है कि ठीक है जी मैं कोर्ट में तो हूं लेकिन ये पैसे मुझे दे दें, तो कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है, फिर आप कोई जमानत दे दें, कोई श्योरिटी दे दें, कोई सिक्योरिटी दे दें, कोई चीज सिक्योरिटी में लिखवा दें, कोई बंदा जमानत दे दें कोई, कि कल को अगर अदालत ने आपके पैसे कम कर दिए, याद रखिए कंपनसेशन जो आप कोर्ट में जाते हैं बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये बकायदा तौर पर बताया गया है कि सरकारी जमीन की कितने परसेंट तक बढ़ सकती है, कंपनीज की सूरत में कितने परसेंट तक अदालत बढ़ा सकती है। ये पूरा प्रोसीजर बहुत मजे की चीज है, आप पढ़िएगा इसको। उसके बाद पेमेंट, वो वाली पेमेंट कोर्ट में दे दी जाती है, और सिक्योरिटी देने पर उसको पेमेंट कर दी जाती है। सिक्योरिटी ये होती है कि अगर अदालत कल को पैसे कम कर देगी, रेट कम लगा देगी, तो मैं उसको भी कबूल करूंगा, ठीक है। उसके बाद टेम्परेरी लैंड जो है, टेम्परेरी ऑक्यूपेशन है, इसमें यह है कि कुछ वक्त के लिए, 5 साल के लिए कोई जगह चाहिए सरकार को, तो वो 5 साल के लिहाज से जितना उसका तखमीना बनता है उस लिहाज से अवार्ड तय करके ले ली जाती है। लेकिन अगर 5 साल के बाद वो किसान कहें या लैंड ओनर कहें कि ये जमीन अब हमारे काम की नहीं है, तो फिर मामला जाता है कोर्ट में। कोर्ट डिक्लेयर करती है कि अगर वाकई अब ये जमीन उनके काम की नहीं है तो सरकार इसको परमानेंट ले, फिर मजीद पैसे मिलेंगे, फिर नया अवार्ड बनेगा। और अगर ये उनके काम की है तो अदालत कहेगी कि जनाब आपको मजीद कंपनसेशन या मजीद कोई पेमेंट नहीं होनी, आप उस जमीन को होल्ड करें। ये वाला मामला भी इसी तरह कोर्ट को रेफर हो जाएगा। उसके बाद है एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज। इसमें जो ऊपर मैं सरकारी मामले के लिए जमीन की बात कर रहा हूं, इसमें कहीं पे ना एग्रीमेंट का मैंने वर्ड नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे जब कंपनी के लिए, नेस्ले कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसके लिए जब जमीन उनको चाहिए होती है तो देखा जाता है कि कंपनी की फिजिबिलिटी क्या है, कंपनी को क्या ये जमीन वाकई चाहिए, ये इंक्वायरी होती है बकायदा। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो है वो करते हैं या कमिश्नर साहब करते हैं। यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको जो है असाइन कर दे ये मामला, नॉर्मली कलेक्टर साहब ही करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद जो उसके ऊपर एग्रीमेंट एक बनता है, एग्रीमेंट के अंदर बताया जाता है कि आपने पेमेंट कैसे करनी है, आपको कब तक जमीन चाहिए, इन सारी चीजों के लिए पैसे पहले ले लिए जाते हैं। पैसे लेने के बाद फिर ये एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के बाद जमीन कलेक्टर साहब, जिस तरह ऊपर सारा प्रोसेस तय हुआ है, कोर्ट में अगर कहीं जाना पड़ रहा है तो जाएंगे ये वाले लैंड ओनर्स, और कलेक्टर साहब भी कोर्ट में जाके अपना रिकॉर्ड जमा करवाएंगे। वहां पे कंपनसेशन कम ज्यादा अगर होती है तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन प्रोसेस सारा वही होगा, यहाँ पे भी पैसे देने का, ठीक है। और यहाँ पे मिसलेनियस में यह है कि वो नोटिस सर्व किस तरह से होगा, अपील किस तरह से हो सकती है, ये वाली सारी चीजें जिस तरह यहाँ पे हमने बात की है वो सारी चीजें यहाँ पे
दोबारा से बेसिक टर्म्स जो हैं लैंड रेवेन्यू के अकॉर्डिंग या लैंड के अकॉर्डिंग जो यूज हो रही हैं, तो उनको दोबारा फिर यहाँ पे मिसलेनियस में बताया गया। तो ये था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। उम्मीद है आप थके नहीं होंगे। ये बहुत सारी जो है ना एक डीप चीज है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूं लिंक्ड भी रखूं और इस कनेक्शन को आपके दिमाग तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। लिहाजा एनर्जेटिक रहिए, आपने तहसीलदार बनना है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट डील करता है जब एक लैंड ऑनर, ये टेनेंसी एक्ट आपको ना दरअसल नजर कम आता है। मैं उसकी वजह बता देता हूं कि बाज़ औक़ात ना हमारे लोगों की जमीन कम होती है, वो खुद ही काश्त कर रहे होते हैं, खुद ही उसके टेनेंट होते हैं। डेफिनेशंस बहुत क्लियर बताई गई हैं कि जो जमीन का असल मालिक है, जिसने पेमेंट की हुई है या जिसको विरासत में मिली है, वो होता है लैंड ऑनर। जिस बंदे को वहां पे अपॉइंट किया जाता है निगरान, सुपरवाइजर, वो होता है लैंड लॉर्ड। जमीन का असल मालिक वो नहीं होता, लेकिन सारी चीजें वही मैनेज कर रहा होता। और उसको फसलों की फिजिकल जो वर्क है, फसलों के ऊपर जो होना है, उसके लिए जो उसने बंदे रखे हुए हैं, वो होते हैं किसान, फार्मर्स, उनको हम कहते हैं टेनेंट। तो ये वाला जो एक्ट है, ये अब लैंड लॉर्ड और टेनेंट के दरमियान एक्ट करेगा। याद रखिए, इसमें लैंड रेवेन्यू भी कहीं कहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि टेनेंट ने जो ठेका देना है, जो रेंट देना है लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड ने उसमें से लैंड रेवेन्यू देना है। अगर ये ठेका नहीं पहुंचेगा तो लैंड रेवेन्यू नहीं पहुंचेगा, फिर रेवेन्यू अफसरान इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो फिर रिकवर करेंगे क्या? रेंट, ठेका। समझ आ रही बात की? इसमें एक और बात भी है कि अगर कोई बंदा, कोई टेनेंट जमीन को खराब कर रहा है, उसको निकालना है, वो निकल नहीं रहा, रेवेन्यू अफसरान आ जाएंगे बीच। अगर किसी किसान को किसी लैंडलॉर्ड ने बिला वजह तंग किया, रेवेन्यू अफसरान बीच में आ जाएंगे। और यहां पे बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो वाले लगेंगे जो लैंड रेवेन्यू में यूज हो रहे थे, क्योंकि रेवेन्यू अफसरान तो वही हैं, उनके इख्तियारात तो वही हैं। लिहाजा यहां पे बीच बीच में लैंड रेवेन्यू एक्ट भी इन्वॉल्व होगा। रेवेन्यू अफसरान इसके तहत भी बहुत सारे काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके 116 सेक्शंस हैं, 8 इसके चैप्टर हैं, एक इसका स्केड्यूल था लेकिन वो रिपील हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, हज़फ हो चुका है। और ये जनाबे वाला 1887 में इसकी इनेक्टमेंट होती है, बनता है। ये 16वां एक्ट है 1887 का, पार्लियामेंट जो पास करती है उस वक्त की। और 1952 में इसमें कोई स्पेशल अमेंडमेंट करने के बाद इसको पंजाब में नाफिज किया गया है। और उसके बाद 1975 में कुछ डाउट्स क्लियर किए गए हैं और नाफिजुल अमल ये इस तारीख से था एक्चुअल में 23 सितंबर 1887। चैप्टर नंबर 1 के अंदर टाइटल है, तो इसका नाम है द पंजाब टेनेंसी एक्ट। इसको आपने, ये जो टाइटल है सारे, इनको आपने तसल्ली से गौर से पढ़ना। हो सकता है किसी टाइटल में भी आप वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाए। एरिया क्या है इसका, पंजाब तक लागू हो रहा है। डेफिनेशन इसके अंदर होल्डिंग की भी है, एरियर की भी है, डिफॉल्टर की भी है, कलेक्टर की भी है, प्लेस ऑफ सिटिंग की भी है। ये सारी चीजें, टेनेंट क्या होता है, लैंड ओनर क्या होता है, लैंडलॉर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें जिस तरह लैंड रेवेन्यू में है उसी तरह इसके अंदर है। इसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो डील करता है ऑक्यूपेंसी राइट्स को। ऑक्यूपेंसी राइट क्या होते हैं? जो आप, कोई बंदा जो है आप में से या कोई भी किसी जमीन का ऑनर तो नहीं है, लेकिन वहां पे वो रह सकता है, जमीन काश्त कर सकता है, उसको ऑक्यूपेंसी के राइट्स हासिल हैं, वहां पे दाखिल होने की, काम करने की इजाजत है, कानून उनको देता है। वो वाले राइट किनको हैं, इसको हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। यहां पे बताया गया है कि वो लोग जो बहुत 20 साल के अरसे से ज्यादा जनरेशन टू जनरेशन चल रहे हैं और वो किसी को रेंट नहीं दे रहे थे, या फिर वो लोग जो जागीरदार के तौर पे बहुत सारी जमीनों की देखभाल कर रहे थे और अपनी जमीन के अलावा किसी और जमीन का जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे थे, तो वो वाली जमीनों पे भी उनको ऑक्यूपेंट समझा जाता है। इसके साथ ये सेक्शन नंबर 5 है। 6 में बताया गया कि 1868 1868 से पहले अगर कोई ऑक्यूपेंट था तो उसको भी हम ऑक्यूपेंसी राइट देते हैं। सेक्शन 8 में बताया गया है कि अगर
टेनेंसी या 1668 वाला जो कानून है या ये वाला 87 वाला है, इसके अलावा अगर किसी को किसी भी हवाले से ऑक्यूपेंसी, ऑनरशिप नहीं, ऑक्यूपेंसी के राइट मिले हैं तो हम उसको भी मान लेंगे। सेक्शन 5, 6 और 8 में ऑक्यूपेंसी राइट डिस्कस हुए हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बात वही जब मैंने आगाज में कहा था कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट, टेनेंट ने ठेका देना है, रेंट देना है लैंडलॉर्ड को, तो मामला रेंट का स्टार्ट होने लगा। रेंट या तो प्रोड्यूस की फॉर्म में या फसल की फॉर्म में उसकी अप्रेजमेंट दे करके उसका हिसाब लगा के कोई बंदा कहता है कि जी आप मुझे फसल दे दें, या इस हिस्से में ये फसल काश्त कर लें, ये जितनी होगी मेरी, बाकी पे आप जो मर्जी करें। या फिर वो कहता है मुझे आप लमसम पैसे दें भाई, ग्रॉस पेमेंट दें, मैंने ये लेने हैं पैसे, बाकी जो दिल करता है बीजें, जो दिल करता है आप ना बीजें, मुझे क्या इससे। तो ये 3-4 सूरतें हैं रेंट की। रेंट में रिमिशन, फ्लड आ गया है, ये वाली बात यहां पे भी हुई थी, फ्लड आ गया है तो रेवेन्यू अफसरान ने, कलेक्टर साहब ने मीटिंग कॉल की है कि जी हमारे जिले में फ्लड है, तो इन जमीनों से इस बार लैंड रेवेन्यू नहीं लेंगे या कम लेंगे। तो वो वाले जो जैली अफसरान होते हैं उनको कहा जाता है कि आप ये वाली एडजस्टमेंट करें, ठीक है, रिमिशन करें। यहां पे अगर जो रेवेन्यू अफसरान से मामला जो है वो तय नहीं होता तो यहां पे भी रेवेन्यू कोर्ट की तरफ मामला जाता है, रेवेन्यू कोर्ट से रिमिशन करवाई जा सकती है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड होता है एनहांसमेंट का, किराया बढ़ना, ठेका बढ़ना, रेंट का इंक्रीज होना। तो ये शराइत में तय होता है जब लैंडलॉर्ड जमीन देता है कि कितना कितना ठेका इंक्रीज होगा। ठेका बढ़ने का 2-3 वजूहात हो सकती हैं। इंप्रूवमेंट का एक वर्ड आप सुनेंगे आगे। एक लैंडलॉर्ड ने मकानात तमीर कर दिए, नया खाला बनवा दिया, कोई और जगह जो है वो ठीक करवा दी है, जिससे प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है या फिर परफॉर्मेंस ऑफ टेनेंट पे असर पड़ रहा है, वो इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से ठेका बढ़ सकता है। ये वाला काम जो तरक्याती काम है ना किसी भी जमीन में, हम इनको कहते हैं इंप्रूवमेंट। कुछ इंप्रूवमेंट लैंडलॉर्ड भी कर सकता है, कुछ टेनेंट भी कर सकता है। टेनेंट करेगा तो ठेका नहीं बढ़ेगा और इसको कंपनसेशन भी मिलेगी, लैंडलॉर्ड करेगा तो ठेका बढ़ेगा। इसमें रेंट, रिमिशन और डिपॉजिट, अगर कोई बंदा कहता है मैं ठेका नहीं लेना भाई, मैं इससे राजी नहीं हूं, तो वो टेनेंट जो है वो वाले ठेके के पैसे, रेंट के पैसे रेवेन्यू अफसर को जाके जमा करवा सकता है। रेवेन्यू अफसर उसको दे सकते हैं या फिर उसका लैंड रेवेन्यू जो बनेगा उसकी मद में जो है वो किस्तों में काट भी सकते हैं। और यहाँ पे एक और भी बात है, 2 बंदे कह रहे हैं ये मेरी जमीन है, टेनेंट जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, अब वो किसको पैसे दे उसको समझ नहीं आ रही, या पैसे लेने वाला वसूली नहीं दे रहा, रसीद नहीं दे रहा, तो ये वाले पैसे भी वहां पे जाके जमा हो जाएंगे। और अगर इसके पीछे कोई जो है सिविल सूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है कि जो वो जमीन का मामला है, तो तब तक वो पैसे रेवेन्यू अफसर होल्ड करके रखेगा, जब फैसला आएगा तो ये वाले पैसे उठा के उसको दे दिए जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है रिलिंक्विशमेंट, अबेंडनमेंट और एजेक्टमेंट। इनकी मैंने डेफिनेशन बतानी है और फिर हमने आगे मूव करते हैं। रिलिंक्विशमेंट होता है खास टर्म के लिए जो जमीन ली गई है या फिर एग्रीमेंट के थ्रू किसी ने किसी जमीन को सरेंडर करना चाहा है, तो वो एक ऑफिशियली एक दफ्तरी कागज के थ्रू टेनेंट जमीन छोड़ देता है। इसमें रेवेन्यू अफसरान का बाकायदा तौर पे इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, ये सादा बात है। उसके बाद है अबंडनमेंट। किसी टेनेंट से बात हुई थी कि ये वाली फसल आपने यहां पे काश्त नहीं करनी, जमीन खराब होती है, या वो वाली फसल हमेशा काश्त करनी है, वो फायदे की है, टर्म के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया गया। और दूसरा ठेका भी लिखा हुआ होता है, रेंट भी लिखा होता है कि कितना देना, कब तक देना है। ये वाली शराइत से अगर बंदा फिर गया तो फिर बाकायदा तौर पे अगर साल तक उसने फसल काश्त नहीं की या फिर जमीन को खराब कर रहा है या एरियर नहीं दे रहा, तो हम उससे जमीन छुड़वा लेते हैं, ये ऑक्यूपेंसी वाले राइट्स जिनके पास हैं, ये उनकी बात हो रही है, अबंडनमेंट। और जिसके पास ऑक्यूपेंसी के राइट नहीं है या फिर ऑक्यूपेंसी के राइट हैं और वो जमीन को खराब कर रहा है,
उसको हम इजेक्ट करेंगे, और ये इजेक्ट उठाना है किसी को, वो उठ नहीं रहा, इजेक्ट हमने करना है, रेवेन्यू अफसरान ने करना है, कानून ने करना है, तो फिर यहां पे एप्लीकेशन दी जाएगी रेवेन्यू अफसर को। वो इससे कहेंगे भाई 30 दिन में आके अपना पैसे जमा करवाएं अगर एरियर है, या फिर जो नुकसान आपने लैंडलॉर्ड का किया वो पूरा करें। अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रेवेन्यू अफसरान उसको इजेक्ट करेंगे। और इजेक्ट का भी एक पूरा तरीकाकार है, ठीक है, कि इसका नोटिस कब सर्व होगा। 16 जून से एग्रीकल्चर ईयर टेनेंसी का स्टार्ट होता है, 15 मई दी जाती तारीख उसको कि 15 मई से पहले आप छोड़ दें, और इसका जो नोटिस सर्व होना है वो पिछले नवंबर में सर्व होना है, यानी इसको पूरा टन्योर दिया जाता है। अगर उसकी वहां पे फसल खड़ी है उसको नहीं निकाला जाता, अगर उसने जमीन तैयार की हुई है उसको कंपनसेशन मिलती है, अगर उसने कोई नई जमीन आबाद की थी, क्लियरेंस की थी, तो ये इसकी भी उसको कंपनसेशन टेनेंट को मिलेगी। अगर उसने वहां पे कोई मकान तामीर किया था तो इसके भी उसको पैसे मिलेंगे। और जब तक नहीं मिलेंगे रेवेन्यू अफसरान टेनेंट को जबरदस्ती जमीन लैंडलॉर्ड के हवाले करने का नहीं कहेंगे। आगे क्या है, एलिनेशन और सक्सेशन। एलिनेशन होती है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बंदा सेल भी कर सकता है, जमीन का वो मालिक नहीं है लेकिन ऑक्यूपेंसी का राइट उसके पास है, टेनेंसी का राइट है, उस राइट को वो सेल कर सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है। और सूद वाले रहन में भी यूज फ्रैक्चरी इसको कहते हैं, सूद वाला रहन भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। सक्सेशन क्या है, बंदा फौत हो गया है, उसकी जमीन आगे किस तरह से जाएगी, फीमेल है तो किस तरह से ट्रांसफर होगी, मुस्लिम है तो किस तरह से ट्रांसफर होगी, नॉन मुस्लिम है तो किस तरह से ट्रांसफर होगी। इसमें मुस्लिम का तो काफी सादा है, और नॉन मुस्लिम में यह बताया गया है कि उसकी जो विडो है या फिर उसकी वालदा अगर बेवा है, और या फिर उसके जो मेल साइड पे जो कजन्स वगैरह हैं उनको जा सकती है, ठीक है। और अगर कोई भी नहीं है तो फिर जो अनल में उसको एक्सपायर हो जाएगी टेनेंसी, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है इंप्रूवमेंट एंड कंपनसेशन। मैंने बात की थी कि कोई मकान तमीर करवा दिया लैंडलॉर्ड ने, जिसकी सहूलत है टेनेंट को, या टेनेंट ने तमीर कर लिया, लैंडलॉर्ड ने जो तमीर किया उसकी मद में या तो पैसे लेगा वो या ठेका बढ़ाएगा। अगर टेनेंट ने तमीर किया है तो उसको कंपनसेशन मिलेगी, ठीक है, जब उसने जमीन छोड़नी है। या इसके अलावा वो कहेगा कि इंप्रूवमेंट मैंने की है, मैंने ठेका नहीं बढ़ाने देना, मैंने रेंट नहीं बढ़ने देना, ठीक है। और ये वाले जो पैसे हैं लैंडलॉर्ड अगर उसकी इंप्रूवमेंट की मद में लेता है या टेनेंट लेता है, इसको हम कंपनसेशन कहते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है जुरिस्डिक्शन और प्रोसीजर। प्रोसीजर तो वही है सारा जो रेवेन्यू अफसरान का लैंड रेवेन्यू में अडॉप्ट होता है। जुरिस्डिक्शन के लिए यहां पे 3 ग्रुप बनाए गए हैं। 3 ग्रुप हैं रेवेन्यू अफसरान के इख्तियारात के, 3 ग्रुप्स हैं रेवेन्यू कोर्ट के इख्तियारात के, ठीक है। जो रेवेन्यू अफसरान के इख्तियारात की बात है वो है कि पहला ग्रुप है, उसमें कुछ मामलात लिखे हुए हैं, उनको डील करते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और अबव अफसरान। जो ग्रुप 2 है उसको जो तहसीलदार ग्रेड 2 है वो, या फिर इसके ऊपर वाले अफसरान उसको देखेंगे। जो थर्ड ग्रुप है उसको नायब तहसीलदार को, अगर ग्रेड 2 तहसीलदार के इख्तियारात हासिल हैं, ठीक है, तो वो इनको देख सकता है, और उससे ऊपर वाले अफसरान देख सकते हैं, बाकी उन मामलात को नहीं देखा जा सकता। ये इस तरह से है कि ऊपर वाले अफसरान तो नीचे वाले मामलात को देख सकते हैं, नीचे वाले जो अफसरान हैं उनके लिए ग्रुपिंग कर दी गई। जब रेवेन्यू कोर्ट की बात आती है तो रेवेन्यू कोर्ट में जो कलेक्टर हैं या इनसे अबव हैं उनका पहला ग्रुप है, और असिस्टेंट कलेक्टर और वो वाले जो जिनको स्पेशल इख्तियारात दिए जाएं कोर्ट के, वो वाले लोग ग्रुप 2 को डील करेंगे। और तीसरा ग्रुप जो है वो नायब तहसीलदार उसमें नहीं आता, तीसरे ग्रुप में तहसीलदार ग्रेड 2 के लोग जो है उन मामलात को देखते हैं। तो इनको आपने रीड भी करना है, हो सकता है अब हम इसको रिव्यू में कर रहे थे तो कोई पॉइंट मिस भी हो सकता है, आपने इसको तसल्ली से पढ़ना है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, टेनेंसी एक्ट का इफेक्ट क्या है। जो तो राइट्स हैं कोई किसी और कानून के मुताबिक वो तो जाहिर है नल एंड वाइड करार पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट मिस हो गया। 1952 में और 1975 में
1974 में, 1974 की बात है ये, 75 नहीं 74। इनमें ना अमेंडमेंट हुई है। 1952 में तमाम तर ऑक्यूपेंसी राइट्स को ऑनरशिप में चेंज किया गया है, और 1974 में जो ऑक्यूपेंसी का राइट था मुकर्रीदार का डिस्ट्रिक्ट अटक या रावलपिंडी में, उसको भी खत्म करके उसको भी ऑनरशिप के जो है इख्तियार दिए गए। तो इफेक्ट में वो वाली जो ऑक्यूपेंसी है वो सारी नल एंड वाइड होंगी, इसके मुताबिक काम चलेगा। इसके अलावा अगर कोई एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में अगर इंप्रूवमेंट, कंपनसेशन, एलिनेशन, सक्सेशन या रिलिंक्विशमेंट, अबंडनमेंट, एजेक्टमेंट, रिमिशन, डिपॉजिट, किसी भी चीज के मुनाफी कोई चीज पहले चल रही थी, खत्म हो जाएगी। और अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें जो किसान है, जो टेनेंट है, उसने कोई शराइत खुद मानी हुई हैं और वो इस कानून में अलाउड हैं, जिस तरह किराए की एनहांसमेंट है, रेंट की एनहांसमेंट, तो वो वाला जो है उस एग्रीमेंट को नल एंड वाइड करार नहीं दिया जाएगा। तो ये वाला था जी हमारा टेनेंसी एक्ट। आज हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट को मुकम्मल तौर पे देखा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, लैंड एक्विजिशन को देखा है और टेनेंसी एक्ट को देखा है। उम्मीद है कि आज के इस सेशन के बाद जिन लोगों को ये चीजें मुश्किल लग रही हैं, उनके दिमाग में एक कहानी बन गई होगी, उनके दिमाग में एक स्केच बन गया होगा, एक स्टोरी बन गई होगी, ठीक है। और इस स्टोरी, इस स्केच या इस कंसेप्चुअल जो बिल्डिंग बनाई गई है, इससे उनको ये तीनों एक्ट करने बहुत आसान लगेंगे। मैं और मेरी टीम, इन्होंने जितना भी काम किया, ये सारे का सारा खालिस्तन आपकी आसानी के लिए किया गया। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई जो आपकी कामयाबी के लिए हम हर किस्म के जो डिस्ट्रैक्टर है उसको भी रद्द करते हैं। बाज़ औक़ात अगर कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन देता है, हमारी तरफ से हर चीज प्रॉपर और ऑथेंटिक फॉर्म में आप तक लाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें और इस वीडियो को तमाम तर जो तहसीलदार के एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।